इन कंसीविंग। और इनफर्टिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू कंसीव। अब सब फर्टिलिटी मेल साइड पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि मेल साइड पे जो है वो या तो एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है स्पर्म्स की, ठीक है, या रिड्यूस्ड प्रोडक्शन हो रही है स्पर्म्स की, या हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे। वो किस वजह से? वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, कोई क्लेमेडिया का इन्फेक्शन, एचआईवी का इन्फेक्शन, कोई भी और कॉज, कोई एचआईवी का कोई भी और कॉज जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होने दे रही, डायबिटीज है, मम्स है, वायरल डिजीजेज है। उसके बाद स्पर्म की प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक है लेकिन स्पर्म की डिलीवरी नहीं हो पा रही, प्री इजैकुलेशन है, एजोस्पर्मिया है, या कोई टेस्टिकुलर एट्रेजिया हुआ हुआ है, कोई टेस्टिकुलर डैमेज हुआ हुआ है, कोई डक्ट ब्लॉकेज हुई हुई है, इजैकुलेशन डक्ट की कोई ब्लॉकेज हुई हुई है। फीमेल साइड पे क्या इश्यू हो सकते हैं? तो फीमेल साइड पे सबसे पहले स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज में सेप्टेट यूट्रस है, बाइकार्नोएट यूट्रस है, और उसके बाद जो है वो आपके पास सेपरेट यूट्रस है, डबल यूट्रस। डबल यूट्रस में बाइकोलिस और यूनिकोलिस दो तरह की है। बाइकोलिस में वजाइना भी डबल होती है और यूनिकोलिस में वजाइना जो है वो सिंगल ही होती है, सेम ही होती है। उसके बाद डिजीज प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? फाइब्रॉइड, जो फाइब्रॉइड्स की वजह से नहीं हो पा रही कंसीविंग, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से नहीं हो पा रही, पेल्विक इन्फ्लेमेटोरी डिजीज है पेशेंट को, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या कोई और कोई इंफेक्शन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मसला है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, सर्जरीज बहुत ज्यादा हुई हुई हैं। ये सारी की सारी जो इश्यूज हैं वो किस तरफ लेकर जाते हैं पेशेंट को? सब फर्टिलिटी की तरफ। ये उसकी कॉजेज हो सकती हैं, या मेल साइड पे कॉज प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल साइड पे हो सकती है। मेल साइड पे भी हमने देख ली कौन कौन सी हो सकती है और फीमेल साइड पे भी हमने देख ली कौन कौन सी हो सकती है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? अब इन कॉजेज के या सब फर्टिलिटी के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मेन रिस्क फैक्टर्स क्या है? मेन रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला है एज। ठीक है, एज फीमेल की 35 से अबव और मेल की 40 से अबव। या तो पेशेंट बहुत ज्यादा ओवरवेट है या पेशेंट अंडरवेट है, स्मोकिंग यूज करता है, टोबैको यूज करता है, ठीक है, एक्सेसिव अल्कोहल का यूज करता है, कोई फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस है, रेडिएशन के साथ एक्सपोजर है। रेडिएशन के साथ एक्सपोजर में भी जो है वो स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है। कोई मेडिकेशंस का यूज कर रहा है कि कोई टॉक्सिन्स जो है वो उसमें टॉक्सिन से एक्सपोज हुआ हुआ है। देखो, बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं। बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन को कम करती हैं, प्रोडक्शन के को जो है ना वो रिड्यूस करती हैं। इसी तरह बहुत से एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं। रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन को कम करता है। फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस प्री मिच्योर इजैकुलेशन की बहुत बड़ी वजह है, जो कि फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस में आती है। इसी तरह अल्कोहल यूज प्री मेच्योर इजैकुलेशन की वजह है। स्मोकिंग प्री मेच्योर इजैकुलेशन का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ओवरवेट या अंडरवेट होने से ओवरीज की जो है उस आपकी ओवेरियन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें प्रॉब्लम आता है। ओबीज पेशेंट्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होता है। अंडरवेट पेशेंट्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होता है। एज बहुत ज्यादा हो जाए तो स्पर्म की जो हेल्दी स्पर्म्स है उनकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है। 40 ईयर के बाद तो वैसे ही मेल में जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी उनकी जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हेल्दी स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम होती है। तो ये सारे के सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। यहां तक क्लियर है सबको? सब फर्टिलिटी में मेल प्रॉब्लम्स हमने देखे कि मेल में या तो नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है, या स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो गई है, या हेल्दी नहीं बन रहे। उसकी डिफरेंट हमने कॉजेज देख ली। इसी तरह फीमेल में हमने देखा कि या तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में सेप्टेट यूट्रस है, बाइकॉर्नोएट यूट्रस है और डबल यूट्रस है। और डिजीज प्रॉब्लम में कोई उसको डिजीज एबनॉर्मेलिटी में हमने कॉजेज देखी, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पेल्विक इन्फ्लेमेटोरी डिजीज। ये वो तमाम कॉजेज हैं जो कंसेप्शन को डिले कर सकती हैं, जो कंसीविंग पावर को कम कर सकती हैं। इसी तरह अब रिस्क फैक्टर्स की बात करें सब फर्टिलिटी के, तो उसमें फीमेल की एज 35 से ज्यादा है या मेल की एज 40 से ज्यादा हो गई है, ओवरवेट है, अंडर वेट है, फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस है, एक्सेसिव अल्कोहल का यूज है,
रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है, मेडिकेशन कोई ऐसी इस्तेमाल कर रहा है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स इस्तेमाल कर रहा है। अभी एक स्प्रे है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप बहुत से लोग उस स्प्रे को यूज करते होंगे बालों को गिरने के लिए, मिनॉक्सिडिल। आपको पता है कि मिनॉक्सिडिल बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है टेस्ट स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर। तो मोनोक्सिडिल का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आजकल जो खासतौर पे जो मेल पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा, जिनके बाल वगैरह गिरते हैं, तो उनको मिनॉक्सिडिल दे देते हैं, मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब कर देते हैं और वो अंधाधुंध मिनॉक्सिडिल लगाई जाते हैं। तो मिनॉक्सिडिल एक ऐसी मेडिकेशन है कि जो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे चीजें हैं, तो आप बिल्कुल उसे इस्तेमाल करें मिनॉक्सिडिल को, लेकिन कम इस्तेमाल करें। ठीक है, और उसका जो यूज है वो बड़ा लिमिटेड रखें। ठीक है, इसी तरह हाई टेम्परेचर बिल्कुल डैमेज करता है स्पर्म्स को। तो ये अब जो है ना, इससे एहतियात किया करें। ऐसी जो ड्रग्स होती हैं, बिल्कुल आप मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट पढ़ लें अगर आप यूज कर रहे हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे यूज ना करें, मतलब ये कि आप उसको ज्यादा यूज ना करें। ठीक है, अंधाधुंध बेजा इस्तेमाल ना करें कि आप कहें कि जनाब मैं सारा इस्तेमाल करूं और आज ही मेरे सारे बाल शुरू हो जाएं। इसी तरह कुछ फीमेल के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं, जो फीमेल्स कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं, वो कॉस्मेटिक्स एंटी ओव्यूलेटरी होती हैं, ओव्यूलेशन को डिले करती हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देती। खास तौर पे बहुत सी, अब मैं नहीं लेना चाहता कि आप लोग जरा परेशान हो जाते हो, बहरहाल कॉस्मेटिक्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से आप अवॉइड करो। इसी तरह मिनॉक्सिडिल्स वगैरह जो सिंथेटिक आप लोग चीजें यूज करते हो, सिंथेटिक जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनके आप इस्तेमाल से थोड़ा सा ना बचा करें। ठीक है, तो मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब इसके हिस्ट्री पॉइंट्स क्या हैं? देखो, फीमेल हिस्ट्री पॉइंट्स में आपके पास फीमेल जो है, इसमें आपने सबसे पहली जो चीज डिपेंड करती है हिस्ट्री में, जब आपके सामने एक पेशेंट आया है और आपको सब फर्टिलिटी क्लिनिकल्स, आप क्लिनिक्स अब बहुत ज्यादा ओपन हुए हुए हैं, लाहौर में बड़े हैं सब फर्टिलिटी क्लिनिक्स। फीमेल से आपके क्या क्वेश्चन होने चाहिए जब एक सब फर्टिलिटी के, एक आपके पास एक कपल आया है और उनको सब फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है? देखो, जब भी आपने एक सब फर्टिलिटी का क्लिनिक ओपन किया है, आपके पास एक कपल आया है, उन्होंने कहा कि भी हमारी 2 साल हो गई शादी हुए हुए, हमारा अभी तक बच्चा नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई फीमेल प्रॉब्लम है या मेल प्रॉब्लम है? तो फीमेल से आप कौन से सवाल करें? आप ये क्वेश्चन, सबसे पहले उसकी एज पूछें। आप ये पूछें कि कितना टाइम हो गया है आपको शादी को, कितना टाइम हो गया, कब से आप प्रेगनेंसी को प्लान करने की ट्राई कर रहे हैं, पहले कोई प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई, सेक्सुअल जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन तो नहीं है जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर हो, जिसमें कोई मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, कोई गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री, कोई पहले कोई फाइब्रॉइड हुए हों, पेल्विक इन्फ्लेमेटोरी डिजीज का कोई प्रॉब्लम रहा हो, या कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का कोई प्रॉब्लम रहा हो। ये तमाम की तमाम, कोई सर्जिकल हिस्ट्री, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री, कोई आपकी कोई सर्विकल स्मेयर, सर्वाइकल स्मेयर हम यहाँ पर क्यों पूछ रहे हैं कि कोई सर्वाइकल कार्सिनोमा, पैप स्मेयर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और हेल्थ प्रॉब्लम उसके साथ, कोई डायबिटीज का प्रॉब्लम, या थायराइड का प्रॉब्लम, या किसी और हार्मोनल कोई इशू तो नहीं है आपको? तो ये सारे के सारे आप क्वेश्चंस करेंगे, ये आपके प्रॉफ का यूक्यू भी है, ये आपको पता होने चाहिए कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग फीमेल से करेंगे। मेल से भी आप यही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन साथ में आप उससे, मेल से भी आप उसका ऑक्यूपेशन पूछेंगे, एज पूछेंगे, आप उस मेल में आप मम्स और मीजल्स की हिस्ट्री पूछेंगे, सर्जिकल ट्रॉमा, कोई टेस्टिकुलर ट्रॉमा की या सर्जरी टू टेस्टिस की हिस्ट्री पूछेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस की बेस के ऊपर आप जो है वो डिसाइड करोगे कि मेल को प्रॉब्लम है या फीमेल को प्रॉब्लम है। बाकी स्पर्म एनालिसिस करवाते हैं मेल में हम, बड़ा कॉमन है आजकल स्पर्म एनालिसिस जो है वो हम लोग लैब करवाते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हेल्दी स्पर्म्स कितने हैं, एबनॉर्मल स्पर्म्स कितने हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, और इसमें जो है वो स्पर्म का काउंट कितना है। ये सारा का सारा हमें स्पर्म एनालिसिस से जो है वो, सीमन एनालिसिस से जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं मेल से भी। फिर नहीं नहीं, कॉस्मेटिक्स के मैं नाम नहीं बताता भाई आपको, अभी मैंने मिनॉक्सिडिल बता दिया तो वो लड़का बेचारा परेशान हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसी मैंने आपको बता दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। बस मैं ये कहूंगा कि आप कम इस्तेमाल किया करें कॉस्मेटिक्स भी, और जो है ना वो
जो जो भी आपकी ये जो स्प्रेज वगैरह होती हैं, वो तमाम चीजें मैं आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल सा आपको मैं रूल बताता हूं। वो तमाम कॉस्मेटिक्स या वो तमाम की तमाम ड्रग्स जिनमें स्टीराइड्स हों, जिनमें वेजोडाइलेटरी कोई साल्ट हो, उनको अवॉइड किया करें। या तो स्टीरॉइड्स हो या कोई वेजोडाइलेटरी हो। आपको पता है कि हम लोग, मैं आपको एक छोटी सी एक बात एग्जांपल बता देता हूं। फीमेल कुछ कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं जो जिनसे उनके चेहरे पे ना थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है, ग्लो आ जाती है। ठीक है, चेहरा जरा रेड रेड सा लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जरा जो कैपिलरी फिलिंग होती है वो जरा आपकी अच्छी हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और चेहरा आपको जरा फ्रेश फ्रेश सा फील होता है, और आप थोड़ा सा जो है ना भरा भरा सा चेहरा फील होता है। तो ये जो कॉस्मेटिक्स इस तरह की जो होती है ना, सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स जिनमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है या कोई ऐसे वेजोडाइलेटरी सॉल्ट्स का इस्तेमाल होता है, उनको आप जो है वो अवॉइड किया करें। तो डॉक्टर साहबा टॉपिकली जज़ब होके कहाँ जाती हैं? डॉक्टर साहब कह रही हैं कि वो तो हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, उनका ओवल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है? टॉपिकल जब आप अप्लाई करते हैं तो वो जब एब्जॉर्ब होके कहाँ पर जाती है डॉक्टर साहब? बार बार इस्तेमाल से, हाँ बिल्कुल, एक दो दफा करने से तो नहीं होता ये। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। अब मिनॉक्सिडिल उनको पकड़ा दी, तुमने 6 साल मिनॉक्सिडिल लगाई रखी, कोई 1 महीने 2 महीने 3 महीने या कभी कभार इस्तेमाल से कुछ नहीं होता। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप मेकअप करना छोड़ दें, बिल्कुल करें, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करें, लेकिन एक हद में रहकर करें, एक तरतीब से करें। ठीक है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बेजा इस्तेमाल ना किया करें। ठीक है, किसी भी चीज का जो एक्सेस है वो ना करें। वेजोडाइलेटरी प्रोडक्ट्स का एक्सेस बहुत बुरा है, इसी तरह स्टीरॉइड्स प्रोडक्ट्स का इफेक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, अच्छा जी, खैर। तो ये आपका फीमेल और मेल में आपके जो इशू, जो हिस्टोरिकल थे, जो पॉइंट्स थे वो आपने देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस है वो आपने उनसे पूछ लेने हैं। यहां तक बात क्लियर है? सबसे पहले हमने देख लिया कि सब फर्टिलिटी क्या है, उसके बाद उसके मेन कॉजेज क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, हिस्ट्री में आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्लिनिकल टेस्ट्स की जब बात करें हिस्ट्री के बाद, तो फीमेल की इवेलुएशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को चेक करने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है, यूट्रस ठीक है, फिलोपियन ट्यूब ठीक है, सर्विक्स ठीक है, ओवरी ठीक है, कोई कोई फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम या कोई एंडोमेट्रियोसिस का या किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन से आपको पूरी की पूरी एक पिक्चर मिल जाती है कि कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। इसी तरह हार्मोन्स के लेवल को चेक करने के लिए जो ओव्यूलेशन से रिलेटेड होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनका हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। इसी तरह फेलोपियन ट्यूब्स की कंडीशन को देखने के लिए साल्पिंजोग्राफी, जो कि बहुत ही अनकॉमन है, हम करवाते नहीं है लेकिन आपने लिखना जरूर है। इसी तरह एग्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए भी हमारे पास ओवेरियन रिजर्व टेस्ट है, ये भी आपने जस्ट लिखना है, ये हम करवाते नहीं है। मेन हमने देखना होता है कि कोई स्ट्रक्चरल नॉर्मेलिटी तो नहीं है, वो हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है, और कोई हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, वो हमें ब्लड टेस्टों से पता चल जाती है। इसी तरह मेल साइड पे आए तो सीमेन एनालिसिस जो है वो बहुत कॉमन और बहुत बेस्ट टेस्ट है, जिससे हमें स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म का काउंट, स्पर्म कितने हेल्दी हैं कितने अनहेल्दी हैं, हमें सब पता चल जाता है। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन का हार्मोनल लेवल, ये बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड करवा के हमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी के बारे में पता चल जाता है कि कोई है या नहीं। मेन यही 3 टेस्ट हैं जो हम करवाते हैं। सीमन एनालिसिस इज द मेन टेस्ट इन द मेल साइड, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड और ब्लड से हम जो है हार्मोनल लेवल्स का पता लगा लेते हैं कि हार्मोनल लेवल्स ठीक है या नहीं, नॉर्मल है या नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हुई होगी। इसी तरह टेस्टिकुलर एबनॉर्मेलिटीज को चेक करने के लिए हम टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, कोई वेरिकोसील वगैरह का इशू तो नहीं है, कोई एट्रेजिया तो नहीं हुआ, कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुई। ठीक है, स्पर्म एनालिसिस से हमें जो सीमन एनालिसिस से हमें स्पर्म का आइडिया हो जाता है कि वो हेल्दी हैं, उनका काउंट क्या है, उनकी प्रोडक्शन कैसी हो रही है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। फीमेल साइड पे अल्ट्रासाउंड स्कैन से हमें जो है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी का पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट से हम
हार्मोनल लेवल्स का पता लगा लेते हैं, और हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी से जो है वो हम फिलोपियन ट्यूब्स की कंडीशन का पता लगा लेते हैं। करवाते हम नहीं है, लेकिन आप ये याद रखें कि ये दो, अगर आपके वाइवा में पूछा जाए कि कौन से ऐसे दो टेस्ट हैं जो आप सबसे पहले प्रिस्क्राइब करोगे अगर आपको फीमेल सब फर्टिलिटी इवेलुएट करनी है, तो वो है अल्ट्रासाउंड और ब्लड एनालिसिस। इसी तरह मेल साइड पे अगर कोई आपसे ये पूछे कि वो कौन सा ऐसा टेस्ट है अगर आपने मेल सब फर्टिलिटी को जो है वो करना है पता लगाना है, तो कौन सा टेस्ट को आप सबसे पहले प्रेफर करेंगे, तो वो है सीमन एनालिसिस। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट। डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि शैम्पू से एक रिसर्च हुई है, शैम्पू। डॉक्टर साहबा आप शैम्पू की बात करती हैं, अभी एक रीसेंट रिसर्च हुई है, वो कह रहे हैं कि कॉफी जो बहुत ज्यादा पीती हैं वुमेन, जो फीमेल कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं, उनमें भी ओव्यूलेशन जो है वो सप्रेस हो जाती है। तो ये तो रिसर्चेस तो होती रहती हैं। अच्छा जी, तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सब फर्टिलिटी की मैनेजमेंट की बात करें, तो सबसे पहले तो है इसकी जर्नल मैनेजमेंट। जर्नल मैनेजमेंट में वेट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैव ओवरवेट हैं तो आप उसको कम करें, अगर अंडर वेट हैं तो उसको आप मेंटेन करें, अल्कोहल को स्टॉप करें, स्मोकिंग को स्टॉप करें, एक्सेसिव हीट, कोई ऐसा अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन है जिसका हीट प्रोडक्ट जो आपका जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो हीट के साथ है, उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। और कोई भी ऐसी मेडिकेशन जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर या ओव्यूलेशन के ऊपर इफेक्ट डाल रही है उसको फौरी तौर पे रोकें। एक्सेसिव हीट से अवॉइड करें, वेट से अवॉइड करें, उसके बाद अल्कोहल जो ड्रिंकिंग है उसको अवॉइड करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें। ओवरवेट जनाबे आला बहुत बड़ा इशू है फीमेल में ओव्यूलेशन के डिस्टरबेंस का। ओवरवेट जो है उससे फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल पीरियड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है जी, ये इसकी जनरल मैनेजमेंट है। अब स्पेसिफिक मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। स्पेसिफिक मैनेजमेंट मेडिकल मेडिकेशन के हवाले से, जर्नल मैनेजमेंट में आप मल्टीविटामिन वगैरह भी ऐड करते हैं, अगर आप सीमन एनालिसिस करवाते हैं और उसमें आप मल्टीविटामिन वगैरह भी ऐड करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में अगर तो आपको ये लगता है कि फीमेल साइड पे ये इशू है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो फिर उसके लिए हमारे पास क्लोमिफेन सिट्रेट मेडिकेशन है जो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने में हेल्प करती है, लेकिन इसका एक रिस्क है कि इससे मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। इसी तरह हम बहुत थोड़ी डोज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भी यूज कर सकते हैं फॉलिकुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, लेकिन इसका भी रिस्क फैक्टर जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज है। ये है मेडिकल जो है वो आपके पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के आपके पास ड्रग्स कौन कौन सी हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस्तेमाल कर लें, क्लोमिफिन सिट्रेट इस्तेमाल कर लें, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल लाजमी करवाते हैं जो सब फर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, ताकि अगर उनमें कोई इस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई उनमें किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, तो वो पूरी हो जाए। आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं सब फर्टिलिटी के लिए, अब अगर हम उनकी डिस्कशन करें जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, इवन के पाकिस्तान में भी यूज हो रही हैं, पाकिस्तान में भी इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उनमें से सबसे पहली एक है इंट्रा यूटिराइन इंसेमिनेशन। ये हम लोग करते हैं जब मेल में स्पर्म प्रोडक्शन तो बिल्कुल ठीक हो रही हो, लेकिन सीमन में स्पर्म की डिलीवरी ना हो पा रही हो, जैसा कि एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में स्पर्म की प्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन किसी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी की वजह से या प्री मेच्योर इजैकुलेशन की वजह से सीमन में स्पर्म की क्वांटिटी ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल या तो होती नहीं है या ना होने के बराबर होती है। इसमें फिर हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक कैथेटर के जरिए जो स्पर्म्स हैं वो यूट्रस में खुद इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, मेल से स्पर्म को पहले लेते हैं और फिर स्पर्म को एक कैथेटर के जरिए यूट्रस में खुद इंजेक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं इंट्रा यूटिराइन इंसेमिनेशन। एक टेक्निक हमारे पास ये है। दूसरी जो टेक्निक सबसे ज्यादा यूज हो रही है पूरी दुनिया में, इवन के पाकिस्तान में भी, वो है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि हम मेल से स्पर्म लेते हैं और फीमेल से एग लेते हैं, उनकी बाहर लैब में
जो है वो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करवाते हैं, और उसके बाद खुद से हम उसे इम्प्लांट कर देते हैं, और जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर कर देते हैं इन विट्रो यूट्रस के अंदर, और फिर वो अपना जो फर्दर सारा का सारा जो प्रोसेस है वो वहां पर एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस में होती है। ये टेक्निक सबसे ज्यादा यूज होती है कि इसमें आप जो है वो ओविराइन स्टिमुलेशन हार्मोन को इस्तेमाल करके एग लेते हैं, और उधर से आप स्पर्म लेते हैं, एग की फर्टिलाइजेशन आप लैब में करवाते हैं, उसके बाद जाइगोट बनवाते हैं, और जाइगोट जब एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जब हो जाती है, तो तब आप उसको इंजेक्ट कर देते हैं यूट्रस यूटेराइन कैविटी के अंदर। ठीक है। सीमन में स्पर्म ही नहीं है तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। हम सीमन में तो स्पर्म ले ही नहीं रहे। बिल्कुल ये एक्सपेंसिव टेक्निक्स है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में देखो, मेरी एक बात सुने, हमने पीछे पढ़ा है कि हजार वजूहात हैं जिसमें आपकी सब फर्टिलिटी हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, अब इसमें हम सबसे हेल्दी स्पर्म को खुद चूज करते हैं, चाहे स्पर्म की प्रोडक्शन कम है, लेकिन क्योंकि ये लैब में हम करवा रहे हैं, हम स्पर्म्स को जो हेल्दी स्पर्म्स है उनको अलग करते हैं, और उनको एग के साथ उनका मीटअप करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ये सारा कुछ लैब में करवाते हैं, आउटसाइड द बॉडी करवाते हैं, और उसके बाद जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है फिर हम उसको यूट्रस में जो इम्प्लांट कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है जिसको हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो इंट्रा यूटिराइन इंसेमिनेशन है उसमें हम एग को नहीं छेड़ रहे, उसमें जस्ट हम क्या करते हैं कि स्पर्म लेके स्पर्म को हम जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं यूट्रस में, और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो यूट्रस में ही होती है, फ्लोपियन ट्यूब में ही होती है जहां पर नॉर्मली होनी होती है। ठीक है। इन वीवो में हमने दोनों लेना है। इन वीवो में हमने नहीं, बिल्कुल ये तो कोई चांसेस नहीं है कि अगर इन वीवो करवाएं तो बच्चा हेल्दी होगा। ये तो डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर। ये नहीं कि जाइगोट फॉर्मेशन होगी तो बच्चा हेल्दी हो जाएगा। ये कोई आपको नहीं कह सकता कि आपने वो एक मशहूर हुआ था कुछ अरसा पहले कि जनाब अगर आपने ना ये लोगो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ना, इन्होंने सब फर्टिलिटी क्लिनिक वालों ने आपको आइंस्टाइन जितना होशियार बच्चा चाहिए, या आपको जनाब इस जहीन बच्चा चाहिए, तो ये बाहर के कंट्रीज में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये कुछ भी नहीं है कि ये जो सब फर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं, अल्लाह ना करे कभी किसी को जाना पड़े तो वो आपको यही कहेंगे कि जनाब वो कोई नहीं, हम जी ये बेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सिर्फ इन विवो फर्टिलाइजेशन में आप हेल्दी स्पर्म्स को चूज करते हैं, और साथ में उसको एग के साथ उसको फर्टिलाइज करवाते हैं, एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, और एम्ब्रियो जाके आप उसको जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं आप यूट्राइन कैविटी में। उसके बाद बच्चा नालायक पैदा होता है, बच्चा अकलमंद पैदा होता है, बच्चा बेवकूफ पैदा होता है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इन विवो फर्टिलाइजेशन के साथ, ये अपने जेन में बिठा लें। ठीक है जी। तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, ये दो जो है वो आपके लेस इन्वेसिव प्रोसीजर्स में आ जाते हैं। सबसे पहले है जर्नल मैनेजमेंट, दूसरे नंबर पे है मेडिकल मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पे है आपके ये प्रोसीजर्स टेक्निक्स इन विवो फर्टिलाइजेशन, और दूसरी जो है वो आपकी जो है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है। आखिर में हमारे पास सर्जिकल टेक्निक्स हैं। वो सर्जिकल टेक्निक्स हम यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम में, किसी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी में। जैसे अगर कोई एडहेजन हुई हुई है तो वो हम उससे लेप्रोस्कोपी के थ्रू जो है रिमूव कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, जब तक फाइब्रॉइड्स ठीक नहीं होंगे सब फर्टिलिटी नहीं ठीक होगी, वो हम मायोमैक्टमी के थ्रू रिमूव करके फाइब्रॉइड्स को जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह ट्यूबुलर सर्जरीज हम कर सकते हैं कि अगर कोई फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है उसको ओपन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, पोस्ट जो आपके पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हैं उसमें हम लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, इसका सिर्फ आप नाम याद रखें। ये सर्जिकल टेक्निक्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई सर्जिकल एबनॉर्मेलिटी हो। ठीक है। नहीं, इनफर्टिलिटी
सकते, कंसीव हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। में उसकी वो एक अलग चीज है। तो ये सर्जिकल टेक्निक्स वो हैं जिनको आपने, अगर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो तो तब हम इसको अपनाते हैं। कोई एडहेजन का प्रॉब्लम है तो ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी आप करवाते हैं, मायोमेक्टमी करवाते हैं, ट्यूबुलर सर्जरी करवाते हैं। तो ये सर्जिकल टेक्निक्स हैं आपकी, जो किसी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी वगैरह में होती है। नॉर्मली या तो जनरल ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, या ये टेक्निक्स हैं जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है और इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन है। ठीक है जी, ये आपका सब फर्टिलिटी का जो है ना वो टॉपिक था आज का। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। क्लियर हुआ है? नहीं, मैंने नो डाउट मैंने स्लाइड्स अच्छी बनाई हुई है। मैं अरशद चौहान से और 10 टीचर को मिल गया करो। स्लाइड्स में आप, स्लाइड्स में मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड की हुई है। जी जी बिल्कुल पढ़ेंगे। नहीं, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसमें हम बाहर करवाते हैं फर्टिलाइजेशन। वीवो में आप अंदर करवाते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? इंट्रा यूटेराइन सेमिनेशन में आप एग को बिल्कुल नहीं छेड़ते, ठीक है। उसमें एग ने ओवरी से ही आना है, उसमें सिर्फ आपने स्पर्म को इंजेक्ट करवाया यूटेरस, यूटेराइन कैविटी में, ठीक है जी। बिल्कुल इन वर्ट्रो में आउटसाइड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।